गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टच स्टोन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्टनरशिप का मीनिंग और उसके क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टच स्टोन ऑफ पार्टनरशिप। टच स्टोन मीन्स कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी एसोसिएशन है हमारे पास जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, क्या वो एसोसिएशन पार्टनरशिप है या नहीं। तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं बट उनके बीच में पार्टनरशिप का कोई सीन नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों पर, कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना होगा कि पार्टनरशिप है या नहीं। यानी कि कोई भी ग्रुप है जो लोगों का जो काम कर रहा है, राइट, जो इकट्ठा है, क्या वो पार्टनरशिप है, क्या वो पार्टनर्स हैं या नहीं। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ फीचर्स जो कि पार्टनरशिप में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उनको माइंड में रखना होगा, और उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पार्टनरशिप में जानते हैं, पार्टनरशिप क्या चीज़ है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। और वो क्या काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और उस प्रॉफिट को अर्न करने के बाद का क्या सीन रहेगा, उस प्रॉफिट को वो अपने आपस में, अपने ग्रुप में किसी पर्टिकुलर रेशो में जो कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ हो उसमें बांटेंगे। बिज़नेस को कौन चलाएगा, बिज़नेस को वो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे, या हो सकता है कोई पार्टनर ना चलाना चाहे या उसमें पार्टिसिपेट ना करना चाहे, तो ऐसा हो सकता है। तो दूसरे पार्टनर फर्म की तरफ से या सभी पार्टनर की तरफ से बिज़नेस को कैरी कर सकते हैं, वो चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट पर हक जो है वो, यानी कि राइट जो है वो सबका रहेगा। तो ये तो हो गई थी उसकी डेफिनेशन की बात, जिसके अंदर बहुत सारी बातें जो हैं सम्मिलित थी। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को पार्टनरशिप कहना कहाँ तक उचित रहेगा। उसके लिए हम देखेंगे, ये कुछ टेस्ट हैं, एक तरह से ये टेस्ट हम करके देखेंगे। अगर इस टेस्ट पर वो ग्रुप खरा उतरता है, वो एसोसिएशन उस कसौटी पर उतरती है, पूरी उतरती है, तो इसका मतलब वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे पॉइंट हम कह रहे हैं, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स आते हैं वो पार्टनर कैसे बनते हैं, आपस में मिलजुल कर एक एग्रीमेंट करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण होता है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसके तहत वो आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, क्या बिज़नेस करना है, और किस तरीके का कार्य वो करेंगे, और प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे। तो ये जो कुछ भी होगा ये पार्टनरशिप में ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा, और स्टेटस के आधार पर नहीं होगा। मतलब उनकी स्थिति के आधार पर पार्टनरशिप नहीं बनेगी, आपस में एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके आधार पर पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में एक बिज़नेस है, जो जैसे मान लीजिए कोई रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस करती है फैमिली, या फैमिली का जो भी हेड है। ठीक है, तो फैमिली का जो बिज़नेस है उसके अंदर कौन लोग हैं, क्या क्या वो सारे लोग पार्टनर हैं। मान लीजिए 4 भाई हैं उस फैमिली में, क्या चारों भाई पार्टनर हैं? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते कि पार्टनर है, क्योंकि वो एक स्थिति की वजह से उनका स्टेटस ऐसा है, क्योंकि वो एक फैमिली में पैदा हुए, उन चारों के बीच में ब्लड रिलेशन है, वो चारों ब्रदर्स हैं, और वो चारों मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें पार्टनरशिप हुई है। पार्टनरशिप होने के लिए बाकायदा चारों भाइयों में एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, चारों भाइयों में कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि 2 भाई बिज़नेस को चलाएंगे, 2 भाई में पार्टनरशिप रहेगी, और बाकी 2 भाई उस बिज़नेस से अलग रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कल मान लीजिए फ्यूचर में क्या होगा कि फैमिली अलग अलग हो जाए, तो वो बिज़नेस जो है वो आधा आधा शिफ्ट हो जाए, आधा 2 ब्रदर्स के पास चला जाए और आधा 2 ब्रदर्स के पास चला जाए। तो वो जो प्रॉब्लम है, या वो जो एक सिचुएशन है, वो स्टेटस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, हम किसी भी फैमिली का क्योंकि पार्ट होते हैं, इसीलिए जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उस फैमिली में, या जो काम काज हो रहा है, वो एक सिचुएशन पे बेस्ड है कि वो हम उसका भागीदार बन जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस पर बेस्ड नहीं होती है। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब उसके पार्टनर या उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो एक अपनी इंटेंशन बताएंगे कि यस, हमें आपका पार्टनर बनना है, या हम आपके साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं।
वो अननोन लोग भी हो सकते हैं, वो मेल फीमेल भी हो सकता है। पार्टनरशिप में मेल फीमेल में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फैमिलीज़ में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब चीज़ों के हिसाब से क्या होता था पहले, अगर मैं पहले की बात करूँ तो फैमिलीज़ में मेल और फीमेल में डिफरेंस होता था। जो बिज़नेस है वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, जिसे आप कर्ता कहते हैं, वही संभालता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप अराइज होती है, क्रिएट होती है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, ना कि स्टेटस के आधार पर, ठीक है। उसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्टनरशिप में क्या काम करना है, एक बिज़नेस करना है, और इस बिज़नेस का मकसद क्या है। बल्कि आप सेकंड पॉइंट पर ये लिखिए कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो मोटिव है दैट इज़ टू कैरी आउट और टू रन अ बिज़नेस, राइट। और उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे कि बिज़नेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है और उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बिज़नेस करने के बाद आएगा। तो हमें ये भी दिखाना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि पार्टनरशिप का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उन्हें आपस में एक बिज़नेस करना है, ठीक है। सो ये हो गई बात बिज़नेस की। और उसके बाद आप ये बात कर सकते हो कि हम जो पार्टनरशिप में क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स जो है वो शेयर करेंगे, राइट। उसके बाद अब ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ये इट इज़ ए प्राइमा फेशी। इसका मतलब क्या है? प्राइमा फेशी का मतलब है कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी होने का मतलब ये नहीं है कि वाकई में उसमें पार्टनरशिप है। अब यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि पार्टनरशिप में जो बिज़नेस किया जाता है उसका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है और उसको शेयर करना होता है, आपस में बांटना होता है। लेकिन it is not a prime factor but it's not a conclusive evidence of partnership। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन, प्रीमा फेशी का मतलब होता है फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो हमें ये लगेगा कि प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं इसलिए है पार्टनरशिप है, लेकिन सभी तरह के ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन आपको नज़र आए जिसमें प्रॉफिट्स आपस में बंट रहे हैं या किसी भी पर्सन को उसमें से प्रॉफिट में से हिस्सेदारी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस पर्सन ने उन लोगों को कोई लोन दिया हो और लोन का जो इंटरेस्ट है और ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको उस प्रॉफिट के अंदर से पैसे निकाल के दिए जा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ, आपको ये पार्टीज़ नज़र आ रही हैं, ये पक्षकार नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला क्रेडिटर की बात, तो ऐसा पर्सन जिसने उस एसोसिएशन को, मैं अभी पार्टनरशिप की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जहाँ मान लीजिए दो लोग काम कर रहे हैं, आपस में बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, या दो लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके बाद उसको बेचेंगे और उसका जो फ़ायदा होगा वो आपस में बांट लेंगे, ये उनका मकसद है, ठीक है। अब एक तीसरा पर्सन है जिससे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए लोन लिया है, राइट। अब उस लोन की किस्तें बांध दी है उन्होंने कि हम हर महीने आपको लोन का इतना पेमेंट करेंगे। तो उस तीसरे पर्सन को जब वो अपने प्रॉफिट में से एक किस्त देते हैं, या लोन की जो भी किस्त देते हैं या लोन का जो इंटरेस्ट देते हैं, क्या वो उसे अपना पार्टनर समझ के देते हैं? नहीं, वो उसको क्रेडिटर समझ के दे रहे हैं। अब समझ में आ गई है मेरी बात कि ज़रूरी नहीं होता कि जब भी आप अपने प्रॉफिट्स में से कोई हिस्सा किसी पर्सन को देते हैं तो वो पर्सन आपका पार्टनर ही हो। वो पर्सन आपका क्रेडिटर भी हो सकता है, ठीक है। वो पर्सन आपका एजेंट भी तो हो सकता है जिसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। वो पर्सन आपका एम्प्लॉय भी तो हो सकता है जिसको आप सैलरी दे रहे हैं। अब एक बिजनेसमैन सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयज़ रखता है, अपना स्टाफ रखता है, या अपने यहाँ पर सर्वेंट रखता है, तो उनको जो सैलरी देगा या जो रेम्यूनरेशन देगा वो कहाँ से देगा? डेफिनेटली बिजनेस में से तो निकाल कर देगा ना, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स में से निकाल के देगा। तो एम्प्लॉय को सैलरी देना क्या पार्टनर बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉय और पार्टनर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसकी जो विडो है, उसके जो बच्चे हैं, जब हम उस पर्सन की विडो या बच्चों को प्रॉफिट्स में से कोई हेल्प भी देते हैं कई बार, या मान लीजिए जब उसकी डेथ हुई तो उस समय वो पार्टनर था और अचानक उसकी डेथ हो गई, तो अब उसका जो भी हिस्सा है जो पार्टनरशिप में वो छोड़ कर गया है वो किसको मिलेगा? उसकी विडो और चिल्ड्रन को ही मिलेगा ना। तो वो उनको जो हिस्सा मिल रहा है वो हम पार्टनर को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विडो और चिल्ड्रन पार्टनर नहीं थे, वो थर्ड पार्टी माने जाएंगे, ठीक
ठीक है। एक्स ओनर ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस में 2 लोग 4 लोग हैं मान लीजिए, और एक पर्सन जो छोड़कर चला जाता है, मान लीजिए रिटायरमेंट ले लेता है पार्टनरशिप से, या विलिंगली उसको जाना है कि वो चाहता है कि ये पार्टनरशिप कंटिन्यू ना करे और बाकी के 3 लोग करेंगे और वो चला जाता है, तो उस चौथे पर्सन को जब हम उसके हिस्से का, उसकी कोई कैपिटल है या उसने कोई लोन दे रखा है या उसका कोई जो भी अमाउंट हमें जो फर्म की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, जब उसको वापस करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में से ही वापस करेंगे, तो लेकिन एट दिस मोमेंट जब आप उसको पैसे दे रहे हैं, जब उसको वो अमाउंट आप वापस कर रहे हो, तो वो उसको एज ए पार्टनर नहीं कर रहे हो, अब तो वो चला गया ना एक तरह से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कुछ अपना पैसा छोड़ के गया है, राइट। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ने, अब यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज एक्स ओनर ऑफ बिजनेस, मैं बात कर रही थी रिटायरिंग पार्टनर की, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर्ड जो हो चुका है, एक तो वो हो गया कि रिटायर्ड पार्टनर को जब आप जाने के समय जो भी उसका अमाउंट वापस करते हैं, तो प्रॉफिट्स में से ही वापस करते हैं, बट उस समय तो अब वो पार्टनरशिप से हट चुका है ना। सिमिलरली अगर आपने एक चलता हुआ बिजनेस, आपका एक बिजनेस था और आपने उसको बेच दिया है, ठीक है, और अब उस बिजनेस को बेचने के बाद आपने अभी ऑनर को पूरा पैसा नहीं दिया है, जिसने आपको बिजनेस, मान लीजिए आपने बिजनेस बेचा है तो आप एक्स ओनर हो गए, और जिसको आपने बिजनेस बेचा है वो न्यू ओनर हो गया। अब न्यू ओनर अब आपको जो पेमेंट करेगा, मान लीजिए अभी पेमेंट पूरी नहीं की है, तो उसने ये बोला है कि वो जब भी बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो हर महीने या हर साल आपको एक पर्टिकुलर किस्त देता रहेगा, ठीक है। तो अब वो जो किस्त दे रहा है वो प्रॉफिट में से दे रहा है, बट क्या वो आपको एज ए पार्टनर दे रहा है? नहीं, आपको एक्स ऑनर के तौर पर दे रहा है, क्योंकि आपका उधार बाकी है उसके ऊपर, ठीक है। माइनर की हम बात करें, माइनर को कभी भी आप पार्टनरशिप में पार्टनर बनाकर नहीं रख सकते। हाँ, माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए हम ज़रूर शामिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो हम थोड़ा से देर के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इतना समझना है कि अगर माइनर को आप अपने पार्टनरशिप में शामिल कर रहे हैं, तो याद रखिए वो पार्टनर के तौर पर कभी नहीं हो सकता। उसको जो भी बिजनेस में हिस्सा मिलेगा वो पार्टनर के तौर पर नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि माइनर एक ऐसा पर्सन है जो कम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का आधार पे बेस्ड होती है, और माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए माइनर को आप पार्टनर बना ही नहीं सकते। तो अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपने अगर किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट शेयर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर है। तो ये साबित हो गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्रीमा फेशी, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन में तो लगता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप में होती है, लेकिन ये एक अकेला आधार नहीं है ये कहने के लिए कि हम पार्टनरशिप में हैं, ठीक है। फिर आ रहा है म्यूचुअल एजेंसी की बात। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के लिए मालिक का भी काम करते हैं और एक दूसरे के लिए एजेंट भी बनकर काम करते हैं, ठीक है। अब एक पार्टनर जब भी फर्म की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई डील करता है, तो वो अपने कार्यों से बाकी के पार्टनर्स को भी बाइंड करता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, ठीक है। सिमिलरली वो दूसरों के द्वारा किए गए कार्य के लिए भी तीसरे पक्षकार के आगे उतनी ही जिम्मेवारी लेगा जितनी उन लोगों ने ली थी जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। कहने का मकसद ये है कि ये जो पार्टनरशिप है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का आधार है, म्यूचुअल एजेंसी का के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है दूसरों के लिए और दूसरों का एजेंट भी है, ठीक है। पार्टनर अपने कार्यों से दूसरों को बाइंड भी करता है और पार्टनर दूसरों के कार्यों से खुद बाउंड भी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा एसोसिएशन में पाया गया है कि जो 2 लोग या 4 लोग जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उनमें ऐसा रिलेशन है तो मे भी वो पार्टनर्स हैं, यानी कि पार्टनरशिप हो सकती है उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो हर पार्टनर को ये हक होता है कि वो मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस को चलाने में अपना पार्टिसिपेशन दे। कोई भी पार्टनर किसी को रोक नहीं सकता है कि भाई मैं बिजनेस चलाऊंगा और आप अपना घर बैठिए और आपको आपका प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई पार्टनर अगर चाहे कि भाई उसको पार्टनरशिप में पार्टनर तो बनना है लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है।
लेकिन हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप पार्टनर तो बने रहो लेकिन अब बिज़नेस में नहीं आप आगे आ सकते, या बिज़नेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या आप कोई और एक्टिविटी में नहीं आ सकते। ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो पार्टनरशिप नहीं है। लीगल बिजनेस, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, और कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? अगर वो उसमें ऐसा कोई इलीगल कार्य ना किया जाए। तो पार्टनरशिप में हमेशा लीगल कार्य ही किया जाएगा, लीगल बिजनेस ही किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट्स। तो हर पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप में बुक्स और अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकता है। ऑब्वियसली जब पार्टनर है तो वो प्रिंसिपल भी तो है ना, तो वो मालिक भी है। जैसे और मालिक हैं वैसे वो भी मालिक है, और उसका भी उतना ही हक है जितना दूसरे पार्टनर का। तो हर पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे बिज़नेस से, हमारे बिज़नेस के सीक्रेट से कनेक्टेड हैं, सारी बुक्स जो हमारे बिज़नेस में या बिज़नेस के अकाउंट्स को दर्शाती हैं और सारी चीज़ें क्लियर करती हैं, उनको देखने का, उनकी जांच पड़ताल करने का पूरा अधिकार रखता है। अगर किसी पार्टनर को ऐसा अधिकार नहीं दिया जा रहा तो समझ लीजिए कि या तो वो पार्टनर ही नहीं है या वो एसोसिएशन पार्टनरशिप ही नहीं है। एंड द लास्ट वन इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे कि मैं पहले ही स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्ट है जो पार्टनरशिप को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे प्रोविज़न्स पार्टनरशिप पे भी लागू होते हैं। इसीलिए क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो याद रखिए क्योंकि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत बार कि कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। जैसे हर पार्टनर में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी पार्टनर आपस में जो भी एसोसिएशन बनाया है वो अपनी इच्छा से बनाया है, एक लीगल ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया है। आप एक कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं पैसा लगा रही हूँ तो मैं बदले में क्या चाहूँगी कि मुझे जो है वो रिटर्न मिले, यानी कि प्रॉफिट मिले। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में कंसिडरेशन भी तो रहेगा ना। तो ये सारे क्या है? दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं जो होने चाहिए। तो डेफिनेटली बिकॉज पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये समझ लीजिए कि उसमें सारे एसेंशियल फीचर्स मस्ट हैं। अगर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो पार्टनरशिप भी नहीं है। ठीक है। तो कंक्लूजन में आप इन्हीं पॉइंट्स को एक बार फिर सारे लिखकर जितने भी 8 या 9 पॉइंट्स हैं आप दोबारा कह सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है, यानी कि कोई भी एसोसिएशन पार्टनरशिप है या नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है ये पता लगाना कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टनरशिप का है या नहीं है। कहीं को ओनरशिप तो नहीं है, कहीं जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस तो नहीं है ये, ठीक है। कहीं पार्टनर जो हैं वो अपनी से जो भी उनकी लिमिट है उसको क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100। तो इसका मतलब होता है अगर 100 से ऊपर चले जाते हैं या 2 से नीचे हो जाएंगे तो पार्टनरशिप का तो रूल्स टूट जाएंगे, है कि नहीं। इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं रहेगी। उसके अलावा कि हर पार्टनर को अधिकार है बिजनेस को चलाने का। क्या पार्टनरशिप जो है वो लॉफुल बिजनेस करती है, यानी लीगल है? क्या हर पार्टनर जो है एजेंट है और प्रिंसिपल भी है? क्या फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना और उसको शेयर करना है? क्या हर पार्टनर को एक्सेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, यानी कि क्या उसको अकाउंट्स चेक करने का अधिकार है? और क्या पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के सारे सभी जो ज़रूरी लक्षण मौजूद हैं या नहीं है? अगर ये सब कुछ है तो मान लीजिए कि वो एसोसिएशन पार्टनरशिप है। और अगर इसमें से एक भी लक्षण नहीं है या एक भी लक्षण गायब है, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक हम बात करेंगे टचस्टोन की। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड कि पार्टनरशिप का जो टचस्टोन है वो क्या है, यानी कि हम किन बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि पार्टनरशिप जो है वो या कोई एसोसिएशन जो है वो
पार्टनरशिप रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हमने अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।